आज हम इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ की बात करने वाले हैं। एक ऐसी घटना जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। सिंध पर अरबों की जीत। तो जब भी भारत पर पहले अरब हमले की बात होती है तो ज्यादातर लोगों के जहन में एक ही तारीख आती है, 712 ईस्वी, और एक नाम, मोहम्मद बिन कासिम। सही है ना? लेकिन क्या हो अगर ये पूरी कहानी नहीं है, बल्कि कहानी की शुरुआत तो इससे बहुत बहुत पहले हो चुकी थी। जी हां, असल में ये चौथी कोशिश थी। सिंध की वो जीत जो इतनी मशहूर है, वो दरअसल दशकों की नाकामी के बाद मिली एक कामयाबी थी। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। आज की हमारी पड़ताल में हम सबसे पहले उस मिथक को तोड़ेंगे कि ये पहला हमला था। फिर हम जानेंगे कि इस हमले के पीछे की असली वजह क्या थी। क्या वो सिर्फ एक लूटा हुआ जहाज था? हम कासिम की उस पूरी मुहिम को देखेंगे कि कैसे उसने सिंध को जीता, और फिर बात करेंगे उस विजेता के रहस्यमयी अंत की, और आखिर में हम उस विरासत पर नजर डालेंगे जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। एक ऐसी विरासत जो जंग से नहीं, ज्ञान से जुड़ी थी। तो चलिए सबसे पहले उस टाइमलाइन को ठीक करते हैं। जो कहानी हमें 712 ईस्वी से सुनाई जाती है, वो असल में अधूरी है। यहां देखिए, पहली कोशिश तो 636 ईस्वी में ही हो गई थी। समंदर के रास्ते मकरान और ठाणे पर हमला हुआ, लेकिन वो नाकाम रहा। फिर करीब 8 साल बाद 644 में देबल बंदरगाह पर एक और हमला हुआ। वो भी फेल हो गया, और इस बार तो कमांडर भी मारा गया। इसके बाद भी कोशिशें रुकी नहीं। 660 और 70 के दशक में जमीन के रास्ते खैबर दर्रे से हमला हुआ। इसमें थोड़ी बहुत कामयाबी तो मिली, जैसे काबुल और मकरान पर कब्जा हो गया, लेकिन सिंध तब भी हाथ नहीं आया। और फिर आखिरकार 712 ईस्वी में आई वो चौथी और कामयाब कोशिश, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। तो ये कोई एक रात का फैसला नहीं था, बल्कि लगभग 80 सालों की जिद थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अरब शासक सिंध को जीतने के लिए इतने बेचैन क्यों थे? क्या वजह थी? वजहें कई थीं। कुछ बड़े रणनीतिक मकसद थे, और एक थी वो चिंगारी जिसने आग लगा दी। देखिए, बड़े मकसदों की बात करें तो वो साफ थे। पहला तो था धन, लूटपाट और दौलत। दूसरा, राजनीतिक विस्तार, अपनी सल्तनत यानी खलीफा की ताकत को बढ़ाना। तीसरा, व्यापार, उस दौर के जो सबसे अहम समुद्री और जमीनी रास्ते थे उन पर कंट्रोल करना। और चौथा, जाहिर है, धार्मिक मकसद भी था, इस्लाम के प्रभाव को फैलाना। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इतने बड़े हमले के लिए एक तात्कालिक वजह भी चाहिए होती है, और वो वजह बनी एक समुद्री डकैती। हुआ ये कि श्रीलंका के शासक ने खलीफा के लिए तोहफों से भरा एक जहाज भेजा, जिसे देवल के पास समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। जब सिंध के राजा दाहिर से मदद मांगी गई और उन्होंने मना कर दिया, तो खलीफा ने इसे अपनी तौहीन समझा। बस यही वो आखिरी वजह बनी जिसने हमले का फैसला करवा दिया। और इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए खलीफा ने किसी तजुर्बेकार सिपह सालार को नहीं भेजा, बल्कि भेजा अपने ही भतीजे और दामाद को, एक 17 साल का नौजवान मोहम्मद बिन कासिम। और कासिम ने इस मिशन को बहुत ही संधे हुए अंदाज में अंजाम दिया। देखिए कैसे वो आगे बढ़ा। सबसे पहले उसने देबल के अहम बंदरगाह पर कब्जा किया, जो कि सिंध में घुसने का दरवाजा था। उसके बाद नेहरून शहर ने तो बिना लड़े ही हार मान ली। फिर सहवान पर कब्जा हुआ, और इसके बाद सिंध में हुआ राजा दाहिर की फौज से सीधा मुकाबला। राजा दाहिर की हार के बाद भी जंग खत्म नहीं हुई। अगला निशाना बना ब्राह्मणाबाद, जहां दाहिर के बेटे को हराया गया। और आखिर में सिंध की राजधानी अरोड़ पर कब्जा करके इस जीत को मुकम्मल किया गया। इस पूरे अभियान में सबसे निर्णायक पल आया 20 जून 712 को। वो लड़ाई जिसमें राजा दाहिर ना सिर्फ हारे, बल्कि मारे भी गए। उनकी मौत के साथ ही सिंध के विरोध की हिम्मत टूट गई और सल्तनत का मुकद्दर तय हो गया। लड़ाई के बाद उनकी 2 बेटियों को कैदी बना लिया गया। तो सिंध तो जीत लिया गया, एक नया शासन भी शुरू हो गया। लेकिन कहानी के इस हीरो मोहम्मद बिन कासिम का अपना अंत बहुत अजीब और रहस्यमयी था। जीत के बाद बदलाव तेजी से आए। उस इलाके में पहली मुस्लिम बस्ती बसाई गई। पहली बार गैर मुसलमानों पर जजिया टैक्स लगाया गया। कुछ बौद्ध मठों और मंदिरों को तोड़ा भी गया। एक नई करेंसी, सोने का दिरहम भी चलन में आया। लेकिन एक दिलचस्प बात यह हुई कि राजकाज चलाने के लिए हिंदुओं को भी प्रशासन में शामिल किया गया। अब आते हैं उस रहस्य पर, कासिम की मौत। इसकी 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। पहली कहानी है बदले की। कहा जाता है कि राजा दाहिर की जिन बेटियों को खलीफा के पास भेजा गया था, उन्होंने बदला लेने के लिए कासिम पर झूठा इल्जाम लगा दिया।
खलीफा इतने गुस्से में आया कि उसने कासिम को बैल की खाल में सिलवाकर वापस लाने का हुक्म दिया और रास्ते में ही दम घुटने से उसकी मौत हो गई। दूसरी कहानी एक राजनीतिक साजिश की तरफ इशारा करती है। इसके मुताबिक कासिम की कामयाबी से दरबार में उसके दुश्मन जलने लगे थे। उन्होंने खलीफा के कान भरे कि कासिम बहुत ज्यादा ताकतवर और आज़ाद हो रहा है। नतीजा, उसे वापस बुलाया गया और बगावत के जुल्म में मौत की सजा दे दी गई। सच क्या था, ये शायद कभी पता नहीं चलेगा। ये तो हुई जंग, सियासत और साजिश की बातें, लेकिन इस हमले का एक ऐसा असर भी हुआ जिसके बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा था। ये जंग सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी गई, इसने ज्ञान और संस्कृति के एक ऐसे आदान प्रदान को जन्म दिया जो बहुत गहरा था। इसके दूर तक असर हुए। इसने आने वाले मुस्लिम हमलावरों के लिए एक तरह से रास्ता बना दिया। इसने ये भी दिखा दिया कि भारतीय राजाओं में एकता की कमी है। भारत और अरब दुनिया के बीच व्यापार तो बढ़ा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात थी, ज्ञान का एक बहुत बड़ा ट्रांसफर हुआ। और इस ज्ञान के खजाने में सबसे कीमती चीज क्या थी? भारत की अंक प्रणाली, यानी नंबर्स और डेसिमल सिस्टम। अरबों ने इसे सिंध की जीत के बाद ही सीखा और इसे नाम दिया हिंसा, मतलब हिंद से आया हुआ। सोचिए, यही सिस्टम बाद में अरबों के जरिए यूरोप और फिर पूरी दुनिया में फैला, जिसे आज हम अरबी अंक कहते हैं। और यह सिलसिला सिर्फ अंकों तक ही सीमित नहीं था। भारत से बहुत कुछ अरब दुनिया तक पहुंचा। गणित में ब्रह्मगुप्त की महान रचनाओं का अरबी में अनुवाद हुआ। साहित्य में पंचतंत्र की मशहूर कहानियां अरबी में पहुंची। भारत के चिकित्सा ग्रंथ पढ़े गए और उनका अनुवाद किया गया। और हां, शतरंज का खेल भी भारत से ही अरब दुनिया में गया। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, किसी भी जीत की असली विरासत क्या होती है? वो लड़ाई जो जीती गई या वो विचार जिनका लेन देन हुआ? सिंध पर अरबों की विजय की कहानी तलवार और रणनीति से शुरू हुई थी, लेकिन इसकी सबसे स्थायी छाप अंकों, कहानियों और ज्ञान के पन्नों पर लिखी गई। ये हमें इतिहास को देखने और उसके असर को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है।